टेस्ट ऑफ इंडिया। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर डिबेट करने जा रहे हैं और ये मामला है रामराज वर्सेज समाजवाद पर। और उत्तर प्रदेश में इसी विचारधारा पर राजनीति और समाज वर्टिकली डिवाइडेड है। इस मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए, दोनों के अच्छाई दोनों की कमियों पर चर्चा होनी चाहिए, खुली बहस होनी चाहिए और कौन सा मॉडल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, यूपी की तरक्की और विकास के लिए, यूपी के लोगों के लिए अमन और शांति के लिए आवश्यक है, उस विचारधारा को जो जनता पसंद कर रही हो इस वक्त, वो कौन सी विचारधारा है, रामराज या समाजवाद। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 85% वोट शेयर इन्हीं दो के पास है। यानी यही वो तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में राज किसका रहेगा, समाजवाद या रामराज। आज की परिचर्चा बहनों भाइयों इसी विषय पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश की इस बार की विधानसभा का बजट सत्र कई मायनों में बहनों भाइयों बहुत ही अहम है। बजट सत्र सिर्फ बजट के लिए नहीं है, इसके निहितार्थ भी समझने चाहिए कि इस बजट में ऐसी क्या खास बात है जिसको लेकर बुद्धिजीवियों को, वो लोग जो समाज के पथ प्रदर्शक हैं, मार्ग निर्देशक हैं, राजनीतिक दलों की बड़ी विचारधाराएं हैं, बौद्धिक संगठन हैं, उनको इस पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। मुझे हैरानी है कि इस पर अब तक खुली चर्चा क्यों नहीं हुई, होनी चाहिए। सदन में बजट रखा गया, ये आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन सदन में और भी कुछ इससे बड़ा हुआ है जिसके बारे में खुली चर्चा होनी चाहिए। सदन में तो थोड़ी ही हो पाई, लेकिन मैं चाहता हूं पब्लिक के बीच भी इसकी चर्चा हो। रामराज और समाजवाद। अखिलेश यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण के पर बोलते हुए समाजवाद की परिभाषा बताई कि समाजवाद उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए कितना आवश्यक है, उत्तर प्रदेश में गरीब, किसान, महिलाएं, युवा के लिए कितना आवश्यक है और समाजवाद से समाज को तरक्की के पायदान पर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी अवधारणा उन्होंने रखी बजट सत्र में। तो अगली बार बारी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने क्या कहा ये बहुत समझिएगा और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं इस पर डिस्कशन भी हो और लोग बातें करें, आउटपुट निकले, अच्छा आउटपुट निकले कि कौन सा ज़्यादा सही है। बीजेपी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवाद को पाखंड और ढोंग मानते हैं। उनका यह दावा है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी राज्य में समाजवाद ने लोगों की जिंदगी नहीं बदली है और समाजवाद तरक्की का नहीं बल्कि सड़गल चुकी व्यवस्था का नाम है। समाजवाद को उन्होंने खारिज किया है और राम राज्य की अवधारणा पर उन्होंने बल दिया। राम राज्य में क्या कर सकते हैं ये उन्होंने अपनी उपलब्धियों के जरिए बताया। अब अखिलेश यादव कहना है कि रामराज ही प्रस्थान बिंदु है किसका, समाजवाद का। इसलिए मैं कहता हूं ये चर्चा छूट गई बौद्धिक लोगों से, तो मैंने सोचा आज इस पर चर्चा करके इसको बढ़ाते हैं आगे बात को और इस पर दोनों विचारधारा के लोग आएं और बात करें कि उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा मॉडल ज़्यादा सही है, एंड्रॉयड वाला सही है या iOS वाला सही है। दो ही प्लेटफॉर्म चल रहे हैं मोबाइल में, या iOS लगा लीजिए या एंड्रॉयड ले लीजिए। तो एंड्रॉयड की सूटेबिलिटी ज़्यादा है या iOS की सूटेबिलिटी ज़्यादा है, यानी समाजवाद की ज़्यादा है या रामराज की अधिक है।
और दोनों नेताओं के पास अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने उदाहरण हैं। बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है, उसका ही दावा है कि राम राज सब में समानता का भाव लाएगा, कानून व्यवस्था को बेहतर करेगा, लोगों को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देगा। लोकप्रियता, कानून व्यवस्था, शांति, विकास, लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर, इसकी उन्होंने अवधारणा क्या दी? यही रामराज है। तो फिर साहब समाजवाद क्या है? समाजवाद भी इसमें परिभाषित है। और आप याद करें बहनों भाइयों, और मैं कहता हूं कि भारत के हर प्रत्येक व्यक्ति को देश का संविधान जरूर पढ़ना चाहिए और कक्षाओं से लेकर इसको हर जगह मैंडेटरी कर देना चाहिए, देश का संविधान। और खास बात देखिए कि हमारे देश के संविधान में दोनों अवधारणाओं को जगह है। संविधान के प्रारंभ में राम दरबार की तस्वीर है, और देश के संविधान के प्रेम्बल में ही क्या है? समाजवाद है। ये दोनों आपको कहां मिलेंगे? भारत के संविधान में। तो यानी संविधान क्या कहता है, जिस पर ये देश चल रहा है, जिसकी शपथ हम सब लेते हैं कि ये देश दोनों से चलेगा, रामराज, समाजवाद। लेकिन एक पक्ष है जो कहता है देश को तो सिर्फ रामराज की जरूरत है, दूसरा कहता है ना, समाजवाद चलेगा। तो कौन सा चलना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप भी यूट्यूब पर, फेसबुक पर इस वक्त ये डिबेट लाइव है, आप भी अपनी ओपिनियन दीजिए कि आपको कौन सा पसंद है, आप क्या चाहते हैं, कौन सा वाला चाहते हैं, रामराज चाहते हैं, समाजवाद चाहते हैं, और इस प्रदेश के लिए क्या जरूरी है? कौन सा वो मॉडल है जो 25 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, युवाओं को अवसर प्रदान करता है, महिलाओं को बराबरी पर लाता है, किसानों को उनका हक देता है, मजदूरों को उनकी रोजी रोटी देता है, उद्योगपतियों और कारोबारियों को व्यापार करने का, उद्योग धंधा बढ़ाने का समान अवसर देता है? वो कौन सा वाद है? बहनों भाइयों, पूरे दुनिया भर में ये चर्चा का विषय है कि कौन सा मॉडल गवर्नेंस में बेस्ट है। रामराज के गवर्निंग मॉडल को दुनिया में सबसे बेहतर बताया गया, और समाजवाद को दुनिया में यह बताया गया कि गरीब आदमी को और अमीर आदमी को तरक्की के एक पायदान पर लाने का नाम समाजवाद है। समाजवाद का अर्थ गरीबी फकीरी नहीं है, आर्थिक समाजवाद भी है, यानी वो जो तरक्की करे, पर हमें इसमें के बीच से तलाशना है। संविधान ने तो दोनों को अवसर दिया है, पर अब हम 75 साल के बाद क्या सोचते हैं, इस देश के लिए जरूरी क्या है? इन विषयों पर खुली चर्चा करनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग सोचें कि यह कैसा, मतलब किस विषय पर हो रही है, पर यह विषय आपके लिए अहम है, क्योंकि यही आपकी बुनियाद है। तो अगर बुनियाद ठीक नहीं होगी तो ऊपर इमारत मजबूत कैसे होगी? तो बदले हुए दौर में आपको इन दोनों वाद पर विचार रखने हैं, सोचना है, महसूस करना है, और प्रदेश की तरक्की के लिए क्या आवश्यक है इसके बारे में सम्यक विचार करना है। यही एक नागरिक होने के नाते हम लोगों का फर्ज भी है। हमें सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लोगों की तरक्की का में कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपसे कहूँगा कि आज हमारे जितने भी पॉलिटिकल मैंने डिबेटर्स को आमंत्रित किया है, आपस में कोई तू मैं नहीं, सब अपनी बात रखें और दोनों पक्षों पर अपनी बात रखें। अगर कोई तीसरा पक्ष भी इसका है तो मैं उसे भी आमंत्रित करूंगा कि रामराज समाजवाद के अलावा भी कोई पक्ष है, वो भी आना चाहिए सामने, ताकि हम प्रदेश को एक बेहतर गवर्निंग मॉडल बता सकें कि ये बहुत बेहतर है, ये उससे भी बेहतर है, और ये तो बहुत ही शानदार है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, विषय बहुत अहम है। आप कुछ बयान सुने पहले। देश राम राज्य से ही चलेगा। देखिए, समाजवाद दुनिया के अंदर कहीं भी समृद्धि नहीं लाया है। समाजवाद का असली मॉडल है इस समय आपके पास शिवपाल जी, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह एक बहुरूपिया ब्रांड है। अलग अलग इसके रूप हैं। धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है,
रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं, हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी से हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीषा अहलावत जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल से हैं, और प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मुझे लगता है कि आज आप लोगों को डिबेट करने में, अपनी बात करने में काफ़ी सहूलियत होगी। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत आनंद दुबे जी आपसे करते हैं, और आप मुझे बताइए अगले 3 मिनट में कि आप कैसा रामराज चाहते हैं और आपका ये कैसा वाद है जिसे आप मानते हैं कि ये बेस्ट गवर्निंग मॉडल है सोसाइटी के लिए। देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रामराज का मतलब जो है वो सेवा है, रामराज का मतलब संकल्प है, रामराज का मतलब त्याग है। समाजवाद का मतलब सिर्फ सत्ता का भोग है और किसी तरह से सत्ता भोगने के लिए अधिकारों को हथियाना है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। इसका उदाहरण है, भगवान राम जंगल में जाकर भी सेवा के कार्य से विमुख नहीं हुए। उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि जब मैं राजा बनूंगा तभी मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। वो जंगल में भी गए और उन्होंने समाज में जो आसुरी शक्तियां थी, जो नकारात्मक शक्तियां थी, उनके शमन और दमन का काम किया और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के लोग जब सत्ता में आते हैं तो किस तरह का कार्य करते हैं? उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल हो जाता है, उत्तर प्रदेश में दंगे होने लगते हैं, उत्तर प्रदेश में लूट खसोट बढ़ जाती है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। भगवान रामराज जो है वो त्याग का द्योतक है। भगवान राम पिता के वचन का पालन करने के लिए वन चले जाते हैं, उनके पीछे छोटे भाई उनके सेवा के लिए चले जाते हैं। भरत जी जो है वो राजपाट छोड़कर कुटिया में जाके रहने लगते हैं। लेकिन समाजवाद में क्या होता है? जिस पिता ने जन्म दिया उन्हीं पिता से पार्टी छीन ली जाती है। जिस चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया उसी चाचा को पार्टी से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। परिवार के लोगों को इधर उधर भटकने पर मजबूर किया जाता है। यह अंतर है रामराज में और समाजवाद में। और आपको मैं बताता हूं, समाजवाद में क्या होता था? प्रजा डर से कांपती थी, अपराधी गुंडे माफिया भयमुक्त होकर अपना कारोबार करते थे। आज उल्टा हो गया है, आज जनता जो है सुकून का सांस ले रही है और अपराधी जो है वो डर से कांप रहे हैं। आप रामराज की खूबियां कम, समाजवाद की कमियां ज्यादा गिना रहे हैं। मैंने आपसे कहा रामराज की खूबियां बताइए कि कैसे बेस्ट गवर्निंग मॉडल है। माफियाओं के मकान पर बुलडोजर चल रहा है। आनंद जी, ब्रिजेश जी आपने कुछ पूछा? अब मैंने ही कहा, मैंने आपको अवसर दिया कि आप रामराज की हमें खूबियां बताइए कि गवर्निंग मॉडल में क्या है, तो बजाय इसके बताने के आप समाजवाद की ही कमियां गिना रहे हैं। आप अपनी खूबियां बताइए मुझे। नहीं, मैं तो रामराज, मैंने तो अपनी खूबियां रामराज बताया कि रामराज है क्या। नहीं, मैं बता तो रहा हूं। रामराज में आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी के समय में क्या होता था। आज आप देखिए रामराज में गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है, उनको शौचालय मिल रहा है, उनको गैस का कनेक्शन मिल रहा है, उनको बिजली का निःशुल्क कनेक्शन मिल रहा है, उनको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, उनको हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या होता था? उनके मकान छीन लिए जाते थे, उनकी जमीन पर कब्जा हो जाता था, अपराधी खुलेआम घूमते थे, जनता थरथर कांपती थी। आप बताइए यह अंतर है या नहीं है? इनके समय में उत्तर प्रदेश में अपराधी निवेश करते थे, आज उत्तर प्रदेश में उद्योगपति आके निवेश कर रहे हैं। अब मैं जरा समाजवाद भी समझ लेता हूं। गोली चलाई जाती थी जी। आज जी शुक्रिया। मैं आशुतोष वर्मा को आमंत्रित करता हूं। आशुतोष वर्मा जी, आपने सुना कि रामराज में क्या खूबियां हैं और समाजवाद में क्या कमियां हैं। अब मैं आपको अगला 3 मिनट देता हूं कि आप मुझे बताएं कि समाजवाद क्या है और समाजवाद का गवर्निंग मॉडल को आप रामराज से अच्छा क्यों बताते हैं और आपके पास इसके एविडेंस क्या हैं। जी धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जैसे आज आपके प्लेटफॉर्म में हम सब लोग बैठे हैं, सत्ता पक्ष बैठा है, विपक्ष पक्ष बैठा हुआ है, एक एंकर है, एक बात करने वाला है, एक विश्लेषण करने वाला है। मुझे लगता है ये समाजवाद का अनूठा प्रयोग है। और आपने साफ कहा कि सब लोग अपनी खूबी बताओ, सब लोग अपने बारे बताओ, एक प्लेटफॉर्म पे आके बताओ। यही तो समाजवाद है। मुझे दुख है मुख्यमंत्री जी इसको समझने को तैयार नहीं।
और जिससे हमसे हमारे ऊपर जो तोहमत लगाई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने कितना बढ़िया लिखा है, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। अर्थात राम के प्रताप से अब कोई किसी से लड़ नहीं रहा है, सब कुछ एक जैसा है, सब लोग बराबर हैं। यही समाजवाद है। समाजवाद का मतलब है कि अगर एक फूल हल्का सा ढका हुआ है और एक ऊंचा हुआ है, तो सूरज की रोशनी में ऊपर वाले को ढकाना नहीं है, इसको उठा के लेके आना है। ये समाजवाद है। इससे भला किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि समाजवाद का रास्ता ही रामराज्य है। बिना समाजवाद के रामराज्य नहीं हो सकता। इस देश में समाजवाद पे कुठाराघात करने के लिए बहुत। आपने चीफ मिनिस्टर का स्पेसिफिक स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि समाजवाद मृग तृष्णा है, अमीरों को गरीब और गरीबों को गुलाम बनाता है, समाजवाद पाखंड है। आनंद जी रुकिएगा, मैं आपको समय दूंगा, पहले एक राउंड हो जाने दीजिए, प्लीज वेट, आप नोट करते रहिए जी। मुझे दुख लगता है, एक बड़े मठ के महंत हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो समाजवाद को पाखंड बता सकते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, वो एक बार कभी जाके दिल्ली से ये 5 रुपए की किताब ले लें। ये 2008 में भारतीय जनता पार्टी का संशोधित संविधान है, और इसमें आप पढ़ दो, इसमें क्या है, 2 लाइन पढ़ दो, देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, 2 लाइन पढ़ दो। लिखा है कि कई चीज लिखी हुई, इसमें लिखा है, पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी। इसमें समाजवाद लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप आनंद दुबे को जरूर भेजें। बिल्कुल भेजूंगा ब्रजेश जी, मैं आपको भेजता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है ये पढ़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ओके, मैं मनीषा अहलावत जी को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल की नेशनल। छोटा सा जवाब ब्रजेश जी, छोटा सा जवाब। 10 सेकंड आनंद जी, 10 सेकंड, पर 10 से ज्यादा नहीं, गो अहेड। देखिए जिस छद्म समाजवाद की बात यह कर रहे हैं, उसके लिए धूमिल ने लिखा है, सुदामा पांडे धूमिल ने, कि भारत में समाजवाद माल गोदाम में टंगी हुई उस बाल्टी की तरह है जिसके ऊपर आग लिखा है, अंदर रेत और पानी भरा हुआ है। और अदम गोंडवी ने भी लिखा है कि पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। ओके, मनीषा अहलावत जी, आप मुझे बताइए कि ये 2 गवर्निंग मॉडल जनता के समक्ष रखे गए, हालांकि विधानसभा में इस पर बहुत चर्चा नहीं हुई, 2 टॉप लीडर्स ने कुछ देर संवाद किया, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है इन दोनों वाद को लेकर? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये समाजवाद एक विचारधारा है। मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन है, ये इसको समाजवाद को एक पार्टी विशेष से जोड़ रहे हैं, लेकिन समाजवाद एक विचारधारा है। राम राज्य एक आदर्श लोक की कल्पना है जो कभी हो नहीं पाया। और जहां तक ये बात है कि ये समाजवाद कहीं पर भी आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, सफल नहीं हुआ, तो मैं बता दूं आपको, ऐसी दुनिया में कंट्रीज हैं जहां पर समाजवाद लागू है, और मैं तो कहूंगी उत्तर प्रदेश में भी लागू है। आपके पास भी एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, आपकी तमाम स्कीमें हैं, आप ये जो राशन वितरण कर रहे हैं, इतनी सारी स्कीम है, उज्ज्वला वगैरह, ये किसके अंतर्गत आती है? ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी आप बांट रहे हैं मुफ्त में कुछ, तो वो समाजवाद के अंतर्गत ही आता है। और मनीषा जी, नाम और विचार 2 अलग चीजें होती हैं। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, कंट्रीज हैं, और ये सक्सेसफुल है, हमसे आगे हैं। तो ये कहना कि समाजवाद कहीं पर भी सफल नहीं हुआ है, ये भी गलत है। और ये इन दोनों को हम कंपेयर, ये बाइनरी ही गलत है। राम राज्य कुछ और है और समाजवाद एक विचारधारा है। जो इसको आप काउंटर कैसे करिएगा कि ये समाजवाद अमीरों को गरीब, गरीबों को गुलाम बनाता है? ये बहुत ही फंडामेंटली गलत और बेतुका सा एक स्टेटमेंट है। इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। मुझे क्या लगता है, समाजवाद हर पार्टी, हिंदुस्तान की हर पार्टी के मैनिफेस्टो में है, बीजेपी के खुद के मैनिफेस्टो में है। ये तमाम वेलफेयर स्कीम्स जो हैं ये चला रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आती है? ये समाजवाद। अगर आप कैपिटलिस्ट स्टेट चलाना चाहते हैं तो उसमें तो ये वेलफेयर डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए, फिर मत चलाइए। पर रामराज का मतलब कैपिटलिस्ट स्टेट नहीं होता मैडम। एग्जैक्टली नहीं होता, तो इसे कंपेयर नहीं कर सकते। रामराज्य क्या है, बताइए क्या है रामराज्य?
ये एक आदर्श लोक है जो कहीं लिखा गया है हमारी किताबों में, लेकिन कहाँ, ये भी कहाँ पर लागू है बताइए? पूरे दुनिया में कहाँ लागू है राम राज्य? ये एक आदर्श है जो हम चाहते हैं कि हो किसी दिन। तो 25 लेकिन करोड़ उसके उत्तर लिए प्रदेश के समाजवाद लोगों का की सहारा तो तरक्की लेना किस पड़ेगा। रास्ते हो सकती है? देखिए, समाजवाद में कौन सा, सामाजिक न्याय भी किस आता है। प्लेटफॉर्म पे हो सकती है? फिर से पूछिएगा। 25 करोड़ ब्रजेश जी। उत्तर प्रदेश के लोगों की तरक्की किस प्लेटफॉर्म से हो सकती है? रामराज से, समाजवाद से, दोनों से मिला के, या कोई चौथा अन्य? देखिए, ये कोई भी एक हम नहीं अपना सकते हैं, इसमें सभी को आगे, सभी को मिश्रण हमें लाना होगा। सभी, समाजवाद भी होगा और मैं कहती हूँ कैपिटलिस्ट भी होगा, क्योंकि हम जब तक उद्योग नहीं लगाएंगे तो अवसर कैसे पैदा करेंगे? तो एक बैलेंस कहीं पर बीच में आना होगा। ये एकदम आप तो आप रामराज की अवधारणा को खारिज करती हैं? राम राज्य एक आदर्श लोक है की कल्पना है। आप बताइए, शुक्रिया आपका। मैं MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी असीम वकार जी मेरे साथ, आसिम वकार, थैंक यू मैडम, शुक्रिया। वकार साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। आज की डिबेट है बड़ी इंटेलेक्चुअल वाली, तो इसलिए मैं सोचा आज आपको बुलाऊं और समझूं कि ये दो पॉलिटिकल बड़ी पार्टीज उत्तर प्रदेश की जो मोर देन 85% वोट शेयर कंट्रोल करती हैं, ये लोग का ये मानना है कि हमारा मॉडल जो बीजेपी कहती है रामराज बहुत अच्छा है और ये बेस्ट गवर्निंग मॉडल है, और समाजवादी पार्टी के अलायंस का ये मानना है कि समाजवाद की जो अवधारणा है वो गरीब और अमीर का फ़र्क मिटाकर सबको समानता का अवसर देती है। आप क्या कहते हैं और आपकी समझ क्या कहती है कि इन दो में से कौन बेहतर है, या कोई तीसरा मॉडल भी है जिसके जरिए हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को तरक्की के पायदान पर आगे बढ़ाएं? नहीं सर, लड़ाई ये है ही नहीं। लड़ाई ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज में झूठ और मक्कारी नहीं थी, ऊंच और नीच नहीं था, सब बराबर थे। अगर राम राज में मनुवाद होता तो शबरी के झूठे बेर ना खाते, निषाद राज का जिक्र ना होता। राम राज में मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि झूठ और मक्कारी नहीं थी। क्यों कह रहा हूं? कि अगर रामचंद्र जी के राज में रामचंद्र जी ने कोई वादा किया होता तो वो पूरा करते। आज के राज में कहा गया कि 350 की गैस बेचेंगे, 1100 की बेच रहे हैं। कहाँ रामराज रहा? रामचंद्र जी तो कभी जिंदगी में अपना वादा मुकर नहीं सकते थे। आज के जो जिसको रामराज कह रहे हैं उसमें कहा गया कि पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे, बेच रहे हैं 100 रुपए में। रामचंद्र जी के राज्य में अगर यह वादा हुआ होता तो वो 35 की जगह 30 में बिक रहा होता, 100 में ना बिक रहा होता। दैट इज कॉल्ड रामराज। रामराज में अगर यह वादा किया गया होता कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे तो 3 करोड़ देने की क्षमता होती। यहां तो उल्टा हो गया, यहां तो नौकरी छीनी जा रही है। रामराज में सबके बराबरी की बात हुई थी कि जो निचले पायदान पे लोग हैं उनका भी विकास होगा। यहाँ तो अकेला अडानी जी का विकास हो गया, और विकास अब तो बाद में मालूम पड़ेगा कि देश का विकास हुआ है, विनाश कर दिया, उठाकर सब तहस नहस कर दिया। 11 लाख करोड़ रुपए नीचे आ गए। रामराज में ये नहीं था, पॉसिबल नहीं था। रामराज में बिजली महंगी नहीं मिलती। रामराज में अगर उस वक्त हम लोग होते और बिजली होती तो सस्ती और फ्री में मिल रही होती। रामराज में 10 रुपए का आटा 35 रुपए में ना बिकता, 10 रुपए का आटा 5 रुपए में बिकता। रामराज में कभी भी ऐसा ना होता कि 85 रुपए और 80 रुपए का जो कड़वा तेल था वो 230 रुपए लीटर बिकने लगा, 220 रुपए तक पहुंच गया। ये रामराज में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। कौन लोग कह रहे हैं रामराज है? ये बैठे हैं बीजेपी प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि अगर रामचंद्र जी ने वादा किया होता कि पेट्रोल 35 में बेचेंगे तो क्या बेचते कि नहीं बेचते? इनसे पूछिए। हमेशा एक अगर रामचंद्र जी के राज में यह वादा हुआ होता। जी जी जी, आप बोले गो अहेड। अगर रामचंद्र जी के राज में यह वादा हुआ होता कि गैस 350 की बिकेगी, जी मैं समझ गया। जी के राज में 1100। तो गवर्निंग मॉडल बेस्ट कौन सा आप मानते हैं? आपकी समझ क्या कहती है, क्या होना चाहिए? तो दुबे जी से। हाँ मैं पूछूंगा, वो सब नोट कर रहे हैं, अपनी बारी में जवाब देंगे। बोलिए वकार साहब, बेस्ट गवर्निंग मॉडल कौन है?
क्या पूछा आपने? बेस्ट गवर्निंग मॉडल कौन सा होगा फिर? बेस्ट गवर्निंग मॉडल वो है जिसमें लोग खुश हों, लोगों में दहशत ना हो, हर नागरिक समान हो, ऊंच नीच ना हो, राम राज में किसी को क्या कोई गाली ना था बके, और क्या मिल रहा है आपने किसी ये को कोई बताया। छोटा ना कहे। तो क्या समाजवाद को आप उचित मानते हैं या समाजवाद में खूबियां देखते हैं? देखिए, सोशलिज्म से, बराबरी से ही समाज का विकास हो सकता है। जिस देश में ऊंच नीच होगी, मक्कारी होगी, फरेब होगा, झूठ होगा, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर झूठ और फरेब और मक्कारी से हुकूमत करना है तो उसमें जो राजा होगा वो दहशत पैदा करेगा, तभी वो हुकूमत कर सकता है। और समाजवाद में, सोशलिज्म में जो राजा होगा वो बराबरी की, आपको बराबरी की दर्जा देगा, वो दहशत पैदा नहीं करेगा। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि ऑलराइट आसिम वकार जी, मैं डिबेट के कि आप दूसरे चरण में आपके मक्कारी बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। दीपक मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, शुक्रिया आपका। तो बताइए कि क्या अंतर है रामराज और समाजवाद में? देखिए, अगर समग्रतः देखा जाए और तात्विक रूप से देखा जाए तो रामराज एक आदर्श है और समाजवाद उस आदर्श तक पहुंचने का एक रास्ता है। आप देखिए, स्वामी करपात्री जी ने रामराज की व्याख्या करते हुए, दोनों हाथ से खेलेंगे आप मिश्रा जी? नहीं, दोनों हाथ से नहीं, तत्व तो तत्व नहीं, होना खोलिए, चाहिए। खेलिए। तत्व तो तत्व है ना। उन्होंने लिखा है नाद व्याधि जरा ग्लानि, और अंत में है कि रामे राज्य द्योक्षे। तुलसी ने इसी की कैसे व्याख्या की है, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। यही तो राम राज्य का वास्तविक चरित्र है और यही लक्ष्य है समाजवाद का। चंद्रशेखर आजाद आज़ादी की लड़ाई के दौरान कहे कि हम देश को आज़ाद करा के एक समाजवादी शासन प्रणाली लागू करेंगे, और इसीलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम भगत सिंह ने 8 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा। संविधान में हमारे समाजवाद उल्लिखित है। और तो और जिसकी चर्चा हमारे साथी ने की है, भाजपा में भी एक बहुत बड़ी बहस चली। इसी बहस पे जो आज आप कर रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में बहस चली। अच्छा, हो चुकी है ये बहस 1980 में, बिल्कुल। अच्छा, 80 में खुली बहस हुई। चलिए 2023 में हम लोग आए। जी जी, और उस बहस में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रामायण मेला के सहभागी होते थे, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, मुझे लगता है कि योगी जी की जानकारी समाजवाद के विषय में भी नहीं है और रामराज के भी विषय में नहीं है, नहीं तो ये बात कदापि न कहते। इन दोनों लोगों ने ये तय किया, ये सबसे विद्वान लोग हैं। आचार्य विष्णुकांत यहाँ के गवर्नर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे तो में। आप दोनों के वाद की अपरिहार्यता चाहते हो कि भारत में बिल्कुल, दोनों देखिए, वाद चाहिए, रामराज भी और समाजवाद भी? बिल्कुल। समाजवादी शासन प्रणाली से ही रामराज स्थापित हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 1938 में 19 फरवरी हरिपुरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्या कहा था? आप देखिए, पढ़िए। मेरे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं कि हमारी मुख्य राष्ट्रीय समस्याएं, जो गरीबी, अशिक्षा और बीमारी के उन्मूलन एवं वैज्ञानिक उत्पादन और वितरण से संबंधित है, समाजवादी आधार पर ही प्रभावशाली ढंग से सुलझाई जा सकती है। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने राम राज्य को देश का लक्ष्य घोषित किया था। इसीलिए वह राम राज का धुन गाते थे तो बगल में मौलाना बंदूक बैठाते थे। लोहिया तो गांधी जी का रामराज समाजवाद से अलग कैसे है? गांधी जी का ये रामराज ये वही है। बिल्कुल अलग नहीं है, एक ही है। गांधी ने खुद कहा है, तुम मुझे पर आज 2023 में आकर इस विचारधाराओं में बदलाव क्यों है? इसलिए महोदय, मैं बड़ी शालीनता के साथ कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जो आचार्य संपूर्णानंद जी की कुर्सी पर बैठे हैं, इन्हें न राम राज्य की जानकारी है, न समाजवाद की जानकारी है और न ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जानकारी है। आप देखिए, गवर्निंग मॉडल की यहां बात हो रही है। बिल्कुल, किस विचारधारा से गवर्निंग मॉडल तो किया देखिए जाएगा? महोदय, आप इस डिबेट को गवर्न कर रहे हैं, आपकी जानकारी है तभी तो कर रहे हैं। राजा को अज्ञानी नहीं होना चाहिए, न दृष्टि दोष से बाधित होना चाहिए और न, अब आप सुनिए, अब एक बात बता दूं, मैं आदरणीय, हम लोग भी बना ले अपने जी, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि वह कुछ पल आडवाणी जी के साथ, शांता कुमार जी के साथ और जोशी जी के साथ बिताएं ताकि पता चले। वरना आप ये बताइए, मैं तो आपसे अपील करता हूं, एक इस पर विस्तृत लेख लिखिए, सभी पक्ष रखिए और विद एविडेंस रखिए। मैं इस पे पुस्तक लिखूंगा, लिखिए, मैं इस पे पुस्तक लिखिए, लिखूंगा। ये बड़ी मतलब और मैं चाहूंगा कि एक खुली बहस, और आनंद दुबे के तथ्यों को भी समझिएगा। बिल्कुल, राम राज्य और समाजवाद एक दूसरे के पूरक प्रतिनिधि और पर्याय हैं। वर्ण नहीं होते, अगर नहीं होते तो लोहिया रामायण मेला नहीं लगाते जिसमें आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी,
सुंदरलाल भंडारी जैसे लोग आते और एक खुली बहस होनी चाहिए। पर अभी तक तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां एंड्रॉयड और iOS एक साथ चले। अब मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ये वाला जो वर्तमान दौर का रामराज है वो समाजवाद को साथ लेके चले? देखिए महोदय, जब हम अभी बात आई विदेशों की, विदेश में मैं इंग्लैंड की बात करता हूं, इंग्लैंड में सोशल डेमोक्रेट सरकार बनाए लास्की वाले, ये विशुद्ध सोशलिस्ट है। इन्हीं से प्रभावित होके अपने भीमराव अंबेडकर जी आए थे भारत और उनकी पार्टी का नाम ही था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। जब वहां ये बात आई तो जब उनकी विरोधी पार्टी बनी तो उन्हीं योजनाओं को ले लिया। हम कहीं तो एक मत हो, देश के विकास के नाम पर एक मत हो। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश सामाजिक प्रगति सूचकांक में 32वें स्थान पर है और प्रति व्यक्ति आय में हमारे देश 141वें स्थान पर है। तो मैं एक आग्रह करूंगा कि कम से कम। बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपको बाकी अवसर दूंगा, तब आप अन्य तथ्य प्रस्तुत करिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी, इस बार तो सदन में बड़ा खास रहा। मैं तो देखता हूं कि अब यूपी की असेंबली बड़ी ही डायनेमिक हो गई है, बड़ी चर्चा में रहती है। मुझे लगता था कि रामराज और समाजवाद पर कोई विस्तृत परिचर्चा हमारे स्पीकर सतीश महाना आमंत्रित करेंगे, उन्होंने नहीं किया, तो मैं सोचा कि हम लोग यहीं पे इकट्ठा होकर कुछ चर्चा करने। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि क्या इन दोनों विचारधाराओं से उत्तर प्रदेश चलेगा या कोई तीसरी विचारधारा है, या कौन से ऐसे विचार हैं जिनसे उत्तर प्रदेश में हम बेस्ट गवर्निंग मॉडल अपने 25 करोड़ लोगों के लिए ला सकते हैं? देखिए, व्यवहारिक बात यह है कि हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, वो उससे चलती है, और दूसरा उस विचारधारा को कोसता है, खराब बताता है। यही बात समाजवाद, यही बात रामराज, यही बात तमाम और सारे वाद के लिए आप कह सकते हैं। जब इस हिंदुस्तान में विभिन्न धर्म हैं और हर धर्म अहिंसा और प्रेम के साथ जीना सिखाता है, जब वो एक नहीं हो पाए, वहाँ के लोग एक दूसरे के धर्मों की आलोचना करते हैं, तो वाद तो बहुत छोटी चीज़ है, किस बात का क्या हाल है। लेकिन इस बात को आप पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि समाजवाद को मानने वाले भी इस देश में, इस दुनिया में, पृथ्वी पर राम राज सबसे बड़ा है। राम राज्य में तमाम सारे वाद हैं, उस वाद में बहुत सारे विचारधाराएं हैं, मत हैं, भिन्नताएं हैं, वो एक अलग बात है। समाजवाद मतलब आज बीजेपी ने ये बना दिया है कि खाली यादव और मुसलमान, और रामराज मतलब खाली बीजेपी के पेटेंट हिंदू मंदिर, हिंदुत्व, ये हो जा रहा है। तो ये बहुत धारा साफ है। देखिए, नेताओं की एक बड़ी सट परिभाषा है कि अगर कोई तुम्हारे साथ है तो दागी है, हमारे दल में है तो वो संत है। चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, यहाँ तो आओ, पवित्र हो, स्नान करो, अपने साथ बगल में बैठेंगे। आप देखिए कितनी तस्वीरें अपराधियों की विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ, लोगों के साथ आती हैं। तो जो अपराधी है, जिसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, आरोप हैं, वो कभी रामराज वाले के साथ फोटो खिंचवा लेता है, वो कभी समाजवाद वाले के साथ फोटो खिंचाता है और रौब गालिब करता है। जब जिसकी सरकार रहती है वैसा उसका फायदा उठाता है। एक चीज ये बात कही गई, दीपक मिश्रा जी बैठे हैं, बड़े समाजवादी चिंतक हैं। पहले राजनीतिक दलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते थे और उस प्रशिक्षण में हाउ कैन वी हैव विद सोसाइटी और सियासत में किस तरह का आदर्श रखा जाए, कैसे सियासत किस विचारधारा पर चलकर की जाए और किस शालीनता के साथ की जाए, यह सब सिखाया जाता था। एक बार की बात है कि चंद्रभानु गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अयोध्या में एक प्रशिक्षण शिविर लगा था और वो मुख्यमंत्री होते हुए उस प्रशिक्षण शिविर में वो गए। उन्होंने कहा 3 दिन मैं प्रशिक्षण शिविर में रहूंगा, मुख्यमंत्री का कामकाज नहीं करूंगा, मेरी जगह किसी और को नामित किया जाए पार्टी से। तो ये भी एक बड़ा, आज तो 1 घंटे के लिए कोई ना जाएगा कि दूसरे को नामित कर दो। वो सीएम रहते प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होते थे। दीपक मिश्रा जी भी बैठे, वो जानते होंगे कि जो बड़े बड़े नेता थे वो बहुत सारे विचार रखते थे, छोटी छोटी किताबें लिखते थे, जिनको उनकी पार्टी के लोग पढ़ते थे और उनका अनुसरण करके आगे सदन में बोलते थे, राजनीति सियासी जीवन में उनका इस्तेमाल करते थे। नहीं, 6-6, 7-7 दिन डिबेट्स होती थी, एक बिल्कुल राजनीतिक विमर्श होते थे और
जो भी विचारधारा है उसके आधार पर आप सोसाइटी में गवर्नेंस कैसे लाएंगे, इस मॉडल पर एक विस्तृत खुली चर्चा होती थी। तो अब नई पीढ़ी में दीपक जी को एक काम करना चाहिए, उनको कुछ इस तरह से लिखें कि हम आने वाली पीढ़ियां सियासत में वो तो आप चाहते हैं कुछ बने नट सिर्फ ट्रेनिंग देते रहें? नहीं, ये तो संत परंपरा के आदमी हैं, इनको पद से कहाँ मोह है। देखिए, नेताओं ने अपनी सुविधा के अनुसार नेताओं ने अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषाएं गढ़ी हैं जी। और कोई ये जो दोनों वाद है, कौन सा वाद कहता है कि भाई तुम भोग करो, विलास करो, अत्याचार करो, वैमनस्यता फैलाओ? कोई बात नहीं कहता है, हर जगह निषेध है। जब त्याग, समर्पण, सेवा भाव ही तो हर पार्टी और हर वाद में है। राम राज उसका चरमोत्कर्ष है, वो उच्च कोटि का आदर्श है। भारतीय जनमानस के लिए वो एक ऐसा उदाहरण है जो बचपन से लेके पूरे जीवन भर उसको अपनाए, वो कम पड़ता है। लेकिन क्या कोई वाद या कोई राज्य में किसी दूसरी पार्टी में रहने पर या किसी दूसरे व्यक्ति को गाली देने की, कोसने की अनुमति है? नहीं है। तो ये बातें हमको, आपको सबको सीखनी होंगी कि इस प्रदेश में राजनीति करने वाले अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को गढ़ें, उनको छूट है। लेकिन राम ने तो सबसे बड़ा समाजवाद उस समय था जब उन्होंने एक आरोप लगा और माता सीता को उन्होंने त्याग किया, बन चली गई, बहुत सारे कष्ट उन्होंने झेले। वो राम राज का उदाहरण भी लोग जानते हैं। तो ये जो राम राज और समाजवाद की बात करने वाले लोग कोसते हो, बाद में जाके खाना डिनर खा रहे हैं, बैठ के एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, ये कौन से वाद में आता है? ये भी तो है, ये प्रेमवाद है, प्रेमवाद। हाँ, प्रेमवाद की धोखावाद, पता नहीं क्या है। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर योगी सरकार करती है उसका भी समर्थन होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब वो कहते हैं कि हमारे सामने स्थितियां आई, हमने निर्णय किया, मुख्यमंत्री की छवि ईमानदार होनी चाहिए और दिखनी चाहिए। इस पर किसी को कोई शंका नहीं, ना किसी को कोई एतराज है। लेकिन हम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए हुए रास्ते पर चलें जी, तो कोई बुराई भी नहीं है, अच्छा है, ईश्वर में सबकी आस्था है। लेकिन मंदिरों में तो आरती और दर्शन सबके रेट तय है, तो वहाँ भी तो कुछ वाद देखें, कुछ समाजवाद, कुछ राम राज आना चाहिए कि गरीब आदमी ही हमेशा पिसेगा। अच्छा सुनिएगा, इस देश की गरीबी और भूखे पेट पर डॉक्टर हरिओम पंवार की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, मैं आज उसको सुनाऊंगा कि कहीं कहीं गोदामों में गेहूं सड़ा हुआ है और कहीं कहीं दाने का अकाल पड़ा हुआ है। झुग्गी झोपड़ी में भूखे बच्चे बिलबिलाते हैं और जेलों में आतंकियों को यहाँ बिरयानी खिलाते हैं। पूजा पाठ हो रहे हैं धन्ना सेठों के लिए, कभी कोई यज्ञ नहीं हुआ भूखे पेटों के लिए। बीरेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और अपने फीडबैक और इनपुट्स हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की जो चल रही बजट सत्र है उसमें कई मसलों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई है। मैं आप सबसे बहुत लोगों को सजेस्ट करूंगा जिनके पास समय है वो सदन की कार्रवाई को ज़रूर सुना करें, क्योंकि उस कार्रवाई से आप प्रदेश में क्या विजन है हमारे पॉलिटिशियंस का, या जिनको हमने विधानसभा में भेजा है वो क्या राय रखते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं हमारी आपकी तरक्की, उत्तर प्रदेश के विकास, लोगों को रोजगार, किसानों के लिए उनके हक, इनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं और उनके पास दृष्टिकोण क्या है। तो जब वक्त मिले तो ज़रूर सुना करिए। उसी सुनने में से मुझे ये दो चीज़ें मिली, राम राज और समाजवाद, जिसको मैं आज परिचर्चा में लेकर आया हूँ। आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पहले राउंड में इन्होंने कुछ विषय रखे थे जिसके बारे में आसिम वकार ने बड़ा करारा जवाब दिया था। तो दुबे जी, अब आपकी बारी है, आप आसिम वकार को जो रिप्लाई देना चाहें, गो अहेड। जी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस समाजवाद की बात यहाँ चल रही है, समाजवाद का नाम लेकर सत्ता में आते हैं और खुद के परिवार की धन दौलत को बढ़ाने लगते हैं, परिवार के हर व्यक्ति को नेता, सांसद, विधायक, मंत्री बनाने लगते हैं। ये कौन सा समाजवाद है?
आज आप देखिए मोदी जी को, योगी जी को देखिए, परिवार के लिए कुछ नहीं किया। जिस हाल में परिवार पहले था आज भी है। ये राम राज्य है कि किस तरह से भगवान राम के पथ पर चलते हुए कार्य कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छे विचारक ने कहा था, दीपक जी सुनेंगे, कि ज्यादातर जो वामपंथी और समाजवादी बुद्धिजीवी हैं वो उस मुर्गे की तरह है जो सुबह बांग देकर सबको उठा देता है लेकिन बाद में खुद कूड़े के ढेर पर दाना चुगने चला जाता है। यह हकीकत है इस देश के जो समाजवादी चिंतक जो तथाकथित है उनके लिए कह रहा हूं। और आसिम वकार साहब ने कहा, आसिम वकार साहब, हम वादा नहीं करते, हम सत्ता में आते हैं तो गरीबों को फ्री में राशन देते हैं, हम सत्ता में आते हैं तो गरीबों के मकान बनवाते हैं, हम सत्ता में आते हैं तो गरीबों को आयुष्मान कार्ड देते हैं इलाज के लिए, हम सत्ता में आते हैं तो किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं। ये हम सेवा का कार्य करते हैं, गरीबों के कल्याण का कार्य करते हैं। और जहां तक बात रही समानता की, अरे 370 हटाकर हमने कश्मीर में समानता दिया। आरक्षण जिनको नहीं मिल रहा था उनको आरक्षण का लाभ देने की शुरुआत की, जिनको जो तमाम चीजों से वंचित थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आप उसका भी विरोध कर रहे थे। 3 तलाक, मुस्लिम बहनों के साथ जो अत्याचार होता था उसको हमने वादा किया कि तीन तलाक के खिलाफ कानून लाएंगे, तो लेकर आए और हमने ये करके दिखाया। हम जो वादा करते हैं वो करते हैं, लेकिन जब हम 3 तलाक जैसे घृणित चीज के खिलाफ बिल लेकर आते हैं तो आप उसके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो उसमें भी आपको तकलीफ होगी। तो आप तो समानता की बात क्या करेंगे? और आपकी पार्टी तो वो है जो भगवान राम के खिलाफ किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल आपके पार्टी के नेताओं ने किया है, माता सीता के खिलाफ किस तरह किया है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ राम राज्य की बात करेंगे। ऑल राइट, मैं आसिम वकार को आउट ऑफ टर्न आमंत्रित करता हूं, फिर आशुतोष जी को मैं लूंगा। आशुतोष जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। मैं आसिम वकार कुछ जवाब देना चाहते हैं चूंकि पर्सनल हुआ। बोलिए वकार साहब, कुछ कहना चाहते थे। देखिए, राम राज में दुबे जी हो सकता हो तकलीफ में आ जाएं। राम राज में अगर हम सब होते तो उसमें किसी भी स्टेट में गाय का गोश्त ना बिक रहा होता। अगर गोवा में बिक रहा होता तो गोवा के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया होता। अगर मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में अगर गाय माँ को काट रहे होते तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी रामराज में। अब कौन सा रामराज है आपका? बताइए, क्या गोवा में गाय का गोश्त नहीं बिकता? क्या मेघालय में नहीं बिकता? क्या मणिपुर में नहीं बिकता? क्या त्रिपुरा में नहीं बिकता? अरुणाचल में नहीं बिकता? कौन से रामराज की बात कर रहे हैं सर आप? क्यों धोखा दे रहे हैं? 370 हटा दी, कश्मीर में सब जमीन खरीदी है। यार यही काम अगर रामराज होता तो मेघालय में भी हुआ होता, नागालैंड में भी हुआ होता, त्रिपुरा में भी हुआ होता, वहां भी जमीन खरीद रहे होते पूरे लोग, चंडीगढ़ में भी हुआ होता। क्यों? क्या खाली कश्मीरी अभिनंग है? चंडीगढ़ और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मेघालय आपका अभिनंग नहीं है? वहां भारत के लोग अपनी जमीन नहीं खरीद सकते? अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए इनर लाइन परमिट लगेगा। रामराज होता तो इनर लाइन परमिट लग रहा होता कि बिना इनर लाइन परमिट के आप अरुणाचल नहीं जा सकते। उन्होंने एक और बात कही वकार साहब कि रामराज में उन्होंने गरीबों के लिए मकान, गरीबों के लिए राशन, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड होती, ये सब दिए। मैंने सुनिए सर, एक सेकंड ना दुबे जी रुक जाओ, उनको कंप्लीट करेंगे। आपने अगर नौकरी दी होती, अगर आपने नौकरी दी होती तो ये जो भीख आप दे रहे हैं ये ना होती। पहले गरीब जो थे वो कम थे, आपने गरीबों की तादाद तिगुनी चौगुनी कर दी। 85 करोड़ आदमी को आप कह रहे हैं राशन आप दे रहे हैं। आप किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? आपने तो नौकरी की बात की थी। 5 किलो राशन दे रहे हैं आप जी, और ये राशन अपनी वकार साहब कंक्लूड करें जी। 3 रुपए, सुनिए सर, 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी पेट्रोल पर, आपने 33 रुपए कर दी। 500 रुपए का राशन आप एक आदमी को दे रहे हैं। 75 करोड़ लीटर पेट्रोल खाली बेच रहे हैं। 140 करोड़ लीटर डीजल रोज बेच रहे हैं। जरा देखिए आप रोज कमा कितना रहे हैं। आप हमारी जेबों से निकाल कर और हमारे ही लोगों को दे रहे हैं। ये रामराज है आपका? ओके, आशुतोष रामराज में गाय के ऊपर कानून बनाएंगे नहीं बनाएंगे? पूरे देश में गाय को
गाय को मां के रूप में अगर मानते हैं तो क्या गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में गाय का गोश्त बैन कराएंगे नहीं कराएंगे, बताइए आप। ओके ओके, अच्छा आनंद दुबे जी 10 सेकंड में जवाब दे दें, 10 सेकंड। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, इन्होंने जो सवाल पूछा मैंने उनका जवाब दिया, और मैंने इनसे कुछ सवाल पूछे 3 तलाक पे ये बच के निकल गए। अरे रामराज यही है कि आपके लोग जो है वो भगवान राम और माता सीता को शब्द कहते हैं, उसके बावजूद भी आप इस देश में राजनीति कर रहे हैं। यही राम राज्य है। और जब उत्तर प्रदेश में गोकशी करने वालों पर कार्रवाई होती है तो आपके नेता आके छाती पीटते हैं। बोलिए भाई वकार साहब, जवाब दे दें आप। आपकी पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता की राजनीति है, और यह देश आपकी इस राजनीति को पहचान। ओके 10 सेकंड वकार साहब, 10 सेकंड बस, फिर आशुतोष वर्मा की बारी। सुनिए दुबे जी, हाँ उत्तर प्रदेश में तो तलाक पे जवाब, हाँ मैं 1 सेकंड रुकिएगा दुबे जी आप रुको, आप उनकी बात सुनो। आप दुबे जी सुनिए, दुबे जी सुनिए उनकी बात। 3 तलाक का विरोध क्यों किया? बोलिए आसिम वकार, 10 सेकंड। उत्तर प्रदेश में तो जो गोकशी करता है राजस्थान में वो अपराधी है, हम भी मान रहे हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं पूरे देश में बचाइए, लेकिन गोवा में सरकार गोकशी कर रही है। कौन कर रही है? सरकार गोकशी कर रही है। मेघालय में सरकार गोकशी कर रही है। अरुणाचल में, त्रिपुरा में सरकार गोकशी कर रही है। इसको कौन रोकेगा? गृह मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, ओके आशुतोष वर्मा जी, हम रोकेंगे? रामराज में इनका कहना है कि हम राशन दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं, टॉयलेट्स दे रहे हैं, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, यही तो रामराज है। बताइए वर्मा जी। विजय जी, सबसे पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद देखिए जिस तरीके से आप लोग पेपर की हेडिंग बनाने के लिए बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी लगती है कि मुख्यमंत्री खड़े होके बड़े बड़े हेडिंग्स दे रहे हैं। 6 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, 9 साल से देश में आपकी सरकार है। जब दिल्ली वाले लखनऊ आते हैं तब परिवारवाद को बोलते हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियों की बात बोलते हैं, और आज खुद मुख्यमंत्री ने बड़े अनर्गल तरीके से ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीद लिया, लंदन में होटल खरीद लिया, इस तरीके का अनर्गल बात बोलते हैं और उसकी पेपर की हेडिंग बनाना चाहते हैं। क्या कर रही है आपकी पुलिस? केस करिए, निकालिए, कहां पर पैसा जमा है? एक मुख्यमंत्री, एक जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि वो बिना कुछ सोचे समझे झूठ बोलते हैं, आप मुख्यमंत्री बन के वही करने लगे। मुझे लगता है ये बहुत शर्मिंदगी है। जो हमने बोला कि आपने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए थे कि पिछली सरकार में इतने इंग्लैंड में होटल और ऑस्ट्रेलिया में टापू, तो आप चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाए? नहीं, मैं कहता हूं आप टेबल कीजिए इसको, ओके, दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं, अगर हैं तो रखिए सामने। मुझे लगता है विजय जी, भारतीय जनता पार्टी कई बड़े मुद्दों को हटाने के लिए इन सब चीजों को लेके आने वाली है। आगामी 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन होने के साथ में किस तरीके से सामाजिक और तो आपकी पार्टी ने पूछा विधानमंडल दल में या विधानसभा में कि लाइए व्हाइट पेपर रखिए पूरा कि कहाँ पे टापू है और कहाँ होटल है और किसके लिए बोला गया है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने बिना किसी नाम लिए बोला है। कल माननीय, मैं बिल्कुल करूँगा, माननीय राशिद जी सब कुछ पूछेंगे इनसे। ये जो दुनिया को झूठ बोलने का प्रोपेगेंडा, भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रोपेगेंडा पार्टी। ओके, मनीषा इलावत जी, जैसे हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा बनाया था उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी। यस मनीषा जी, गो अहेड। हाँ जी, ये कह रहे हैं जितनी बातें करी है भाजपा के प्रवक्ता ने भी, तो इससे यही प्रतीत होता है भाजपा भी समाजवाद का ही सहारा लेकर ये सभी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चला रही है। तो समाजवाद की नींव पर ही राम राज्य की ओर हम बढ़ सकते हैं। ना एक सेकंड दुबे जी, ना बीच में नहीं, स्थापित ही नहीं होगा। हाँ मैडम बोले, आप समानता नहीं होगी समाज में तो राम राज्य कैसे आएगा? अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आप देखिए, हमारे 100 अरबपति 55 करोड़ लोगों के बराबर उनका धन है। तो ये एक धन जो है ऊपर के 100 लोगों के पास एकत्रित हो गया है और 85 तो करोड़ आप लोगों चाहते हैं की कि अमीर और गरीब हो जाए? 84% गरीब हो जाए आप चाहते हैं? 84% लोगों की आय तो कम हो गई, गरीबी बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसे तो राम राज्य नहीं स्थापित होगा। तो अगर आपको कंपेयर करना भी है तो पूंजीवाद, सामंतवाद, समाजवाद, इन सबको करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दीपक मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। दीपक जी, डिबेट के पहले राउंड में आप कह रहे थे कि समाजवाद के जरिए ही रामराज्य स्थापित होगा। जी, इसके तर्क और तथ्य क्या हैं? मैं फिर कह रहा हूं
रामराज्य और समाजवाद का लक्ष्य एक है। अगर नहीं होता तो दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी पर चिंतकों में आपके से समाजवाद एक, को तो पाखंड बता रहे हैं, सड़ा गला बता रहे अब हैं। आप कोई व्यक्ति अगर संविधान की शपथ लेकर ये पाखंड समाजवाद को बता रहा है, जिसके पार्टी के ही संविधान में समाजवाद उल्लेखित है, तो स्वयं को आईना दिखा रहा है। आईना जब भी उठाया करें पहले देखा करें फिर दिखाया करें, ऐसा कहकर आप पूरे की पूरी भारतीय जनमानस को, उस महान विरासत को जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश से आगे बढ़ते हुए जिसके हिस्सा खुद अटल जी भी हैं, उनको पाखंड आप बता रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम शर्मसार हैं उनके इस व्यंग्यपूर्ण, विसंगतिपूर्ण, विडंबनामय वक्तव्य पर, और इनके लिए उन्हें भारतीय संविधान से माफी मांगनी चाहिए जिसकी शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ओके, मैं 10 सेकंड का वक्त आनंद दुबे को देता हूं। दुबे जी बोलिए। हाँ, मैं पढ़ लिया। नहीं, मेरे पास तो नहीं, वो आशुतोष वर्मा जी भी यही चीज दिखा रहे थे। समाजवादी पार्टी मैं पढ़ लिया। स्वयं अटल जी ने अपने को पढ़ लिया समाजवादी कहा है। दुकान चलाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय का निशा जी, आत्ममानव दीपक जी सुनो, समाजवाद को रेखांकित करता है। दीपक जी, आनंद दुबे को सुन लो कि ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, आकंठ ओ परिवारवाद भाई, में 1, 2, डूबे 4, हैं, 5 और होंगे, सिर्फ आप अपनी पूरे दुकान समाजवाद चलाने के लिए को समाजवादी प्रतिबंधित मुहावरे का करेंगे। इस्तेमाल गलत। कर रहे हैं। मैं आनंद जी ये का बड़ा आप सुन लो। करता हूं, मेरे भाई हैं, आप उनकी बात सुनो। दीपक जी सत्यता ये है दीपक जी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलाने की ये तैयारी है, सिर्फ अपनी दुकान चलाने की ये तो तैयारी है। समाजवाद दोषी कहां से हो गया? तो समाजवाद कहां से दोषी हो गया मान्यवर? इसका ऑलराइट, आसिम वकार साहब, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया। वकार साहब को स्क्रीन पे लाया जाए, आसिम वकार साहब को स्क्रीन पे लाया जाए। वकार साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। नहीं सर नहीं मिला। ओके, ये ट्रिपल तलाक कर रहे थे, लेकिन जिस दिन हम लोग की सरकार आई हुकूमत में, उस दिन सही मायने में रामराज हम लोग स्थापित करके दिखाएंगे। और वो रामराज होगा कि कोई भी अपनी पत्नी को बिना तलाक दिया अबेंडन नहीं कर पाएगा। MIM वाले रामराज लाएंगे, पत्नी का हक देगा, पत्नियों को ऐसे नहीं छोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत कुछ बताए आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। बहनों भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रामराज के बारे में भी व्यापक समझ रख रहे होंगे और समाजवाद के बारे में। दोनों को एनालिसिस करिए और देखिए कि समाज यानी हमारे आप सबके लिए ज़रूरी क्या है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।